हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक बल तथा गति के नियम को लेकर हाजिर हुए हैं, जो कि कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो आज के पाठ का नाम है बल तथा गति के नियम, जिसमें हम लोग पहला पढ़ेंगे बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। तो बल क्या होता है? तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। इसे हम निम्न उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई फुटबॉल जमीन पर विरामावस्था में रखा है, तो जब हम उसे पैरों से बल लगाते हैं तो फुटबॉल गति की अवस्था में आ जाता है, अर्थात फुटबॉल के अवस्था में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए कोई गतिमान गेंद है, तो हम उसे बल लगाकर रोक सकते हैं। तो इस स्थिति में भी उसके अवस्था में क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो जा रहा है। जबकि अगर हम दीवार पे बल लगाएं तो दीवार गतिमान नहीं होता है, अर्थात उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो बल लगाने से किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तन होने का प्रयास किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बल की एक स्पष्ट परिभाषा क्या होगी? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। तो आइए इस परिभाषा को लिख लेते हैं। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। अब आइए बल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जानते हैं। पहला देखिए, बल लगने की जो क्रिया है वह सदैव दो वस्तुओं के बीच संपन्न होता है। एक वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु विरामावस्था में रखा है, तो अगर हम उसे पैरों से किक करते हैं तो वह गतिमान अवस्था में आ जाता है। तो अगर उस वस्तु पे बल लगता है तो उसमें दो वस्तुएं सम्मिलित है। पहली तो फुटबॉल जिस पर वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है, दूसरा वो वस्तु जिसके द्वारा बल लगाया जाता है। तो याद रखिए आप लोग कि एक वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं होता है। वस्तु पर बल लगने की जो क्रिया होती है वह सदैव दो वस्तुओं के बीच संपन्न होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, बल लगने की क्रिया सदैव दो वस्तुओं के बीच होती है, एक वस्तु के लिए बल का कोई अर्थ नहीं होता है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम बल के बारे में समझते हैं। देखिए, बल जो है एक प्रकार का सदिश राशि होता है। बल एक प्रकार का सदिश राशि होता है जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिणाम की भी आवश्यकता होती है। तो आपको याद रखना है, बल कैसी राशि होती है, एक प्रकार की सदिश राशि होती है। तो आप इसे लिख सकते हैं। तीसरा देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल सदैव वस्तु के द्रव्यमान और उस बल के लगने के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं। तो किसी वस्तु पर लगने वाला बल सदैव वस्तु के द्रव्यमान तथा बल लगने के कारण उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अगर मान लेते हैं किसी वस्तु पर लगाया गया बल F है और वस्तु का द्रव्यमान m है और वस्तु में उत्पन्न त्वरण a है, तो बल बराबर सूत्र होगा, ध्यान रखिएगा, बल बराबर सूत्र क्या होगा, बल बराबर होगा द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, अगर हम लोग बल को F से दर्शाएं और द्रव्यमान को स्मॉल m से और त्वरण को स्मॉल a से, तो F बराबर क्या फार्मूला होगा, ma। चौथा हम लोग पढ़ेंगे बल का मात्रक। तो अभी हमने बल का सूत्र पढ़ा, F बराबर ma, जहाँ m द्रव्यमान है और ये क्या है, त्वरण है। तो अगर इससे हम बल का मात्रक निकाले, यानी F का मात्रक, तो F का मात्रक बराबर क्या होगा, m का मात्रक गुणे a का मात्रक। और m क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किग्रा। और a क्या है, त्वरण, तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अगर हम प्रति हटाएं तो ये हो जाएगा किग्रा मीटर सेकंड के पावर -2, और यही क्या है, बल का मात्रक है। ठीक है, तो बल का मात्रक क्या होता है, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर।
और इसी किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं किग्रा मीटर सेकेंड के पावर -2 को ही न्यूटन कहते हैं। और आपको याद रखना है कि न्यूटन जो है वो बल का एसआई मात्रक है। न्यूटन क्या है, बल का एसआई मात्रक है। तो आप इसे भी लिख सकते हो, यहाँ लिखेंगे न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। और इसके अतिरिक्त बल के अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे डाइन। डाइन जो होता है बल का सीजीएस मात्रक होता है। तो आप इसे भी लिख सकते हो, लिखेंगे यहाँ पे सीजीएस पद्धति में बल का एक अन्य मात्रक डाइन भी होता है। और आपको याद रखना है 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, 10⁵ डाइन होते हैं। इसके अलावा बल का एक अन्य मात्रक भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं किग्रा भार। किग्रा भार भी बल का एक मात्रक होता है। तो इसे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे किग्रा भार भी बल का मात्रक होता है। और आपको याद रखना है कि 1 किग्रा भार बराबर 9.81 न्यूटन। तो 1 न्यूटन में कितने किग्रा भार, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 न्यूटन में जो होता है वो होता है 1/9.81 किग्रा भार। तो इन सब से हमें पता हो गया बल के कितने मात्रक होते हैं। आपको याद रखना है, एक जगह लिख सकते हैं आप बल का मात्रक, ठीक है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि बल के कितने मात्रक होते हैं। पहला होता है किग्रा मीटर सेकेंड के पावर -2, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन। और एक होता है डाइन, ठीक है। और चौथा होता है किग्रा भार। तो आपको याद रखना है बल के कितने मात्रक देखने को मिलेंगे, 4, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन, डाइन या किग्रा भार होता है। तो आप इसे अच्छे से याद कर सकते हो। अब आइए बल के प्रभाव के बारे में अध्ययन करते हैं हम लोग। 5वां हेडिंग है हम लोगों का बल के प्रभाव, यानी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो हमें इसमें यह पता करना है कि किसी वस्तु पर जब बल आरोपित करते हैं तो कौन कौन सी घटनाएं हो सकती हैं, जिसमें पहला है किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या होती है, गतिमान हो जाती है। जैसे मान लीजिए कोई फुटबॉल है, वह विरामावस्था में जमीन पर रखा है, तो जब हम उस पर बल लगाते हैं तो वह क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि किसी भी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु क्या हो जाती है, गतिमान हो जाती है। तो इसे आप लिख सकते हैं, लिखेंगे किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। तो इस प्रकार लिख सकते हैं, किसी स्थिर वस्तु पर बल लगाने से वस्तु गतिमान हो जाती है। दूसरा इसमें हम लोग प्रभाव में अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रहा है, ठीक है, तो उस पर हम जो बल है वह गति के ही दिशा में अगर लगाते हैं तो वस्तु का चाल जो है समय के साथ बढ़ता जाता है। मान लीजिए अगर कोई गेंद है वह किसी एक दिशा में गति करते हुए आ रहा है, तो अगर हम बल्ले से उसी दिशा में अगर बल लगाते हैं तो गेंद की जो चाल है वह पहले की अपेक्षा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु पर उसके गति के दिशा में ही बल लगाने से वस्तु का जो वेग है वह पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु पर गति के दिशा में ही बल लगाने से उसकी चाल बढ़ती जाती है।
तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, जब हम किसी गतिशील वस्तु के गति के विपरीत दिशा में बल लगाते हैं तो वस्तु की गति जो होती है पहले की अपेक्षा धीरे धीरे घटती जाती है, और अगर एक निश्चित समय तक उस वस्तु पर अगर हम बल लगा देते हैं तो वस्तु क्या करती है, गति करना रोक देती है, अर्थात वह विरामावस्था में आ जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाने से उसकी चाल घटती जाती है, और पर्याप्त समय तक यदि बल लगाते रहें तो वस्तु गतिमान अवस्था से विरामावस्था में आ जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु पर उसकी गति के विपरीत दिशा में बल लगाने पर वस्तु की चाल घटती जाती है, और एक निश्चित समय तक बल लगाते रहने पर वस्तु जो होती है विरामावस्था में आ जाती है, अर्थात वह गति करना बंद कर देती है। अब चौथे टॉपिक को हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि किसी गतिशील वस्तु के गति के दिशा के लंबवत दिशा में यदि हम उस वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु वस्तु की जो दिशा होती है गति करने की वह बदल जाती है। मान लीजिए वस्तु इस प्रकार से एक वस्तु है और यह मान लीजिए पूरब की ओर इस प्रकार से गतिमान है। अगर हम इस पर इस दिशा के लंबवत दिशा में इस पर अगर बल लगाते हैं तो इसके चाल में मान लीजिए 5 किमी प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तो यह इसी चाल से गतिमान होगा, लेकिन इसके गति की दिशा जो होगी वह बदल सकती है। तो इस प्रकार कह सकते हैं, किसी गतिशील वस्तु के गति के लंबवत दिशा में यदि हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उसकी दिशा बदल जाती है। तो चौथा हम लोग लिख सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु के गति के दिशा के लंबवत दिशा में बल लगाने से उसके चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु उस वस्तु की जो गति की दिशा होती है वह बदल जाती है। पांचवा, मान लीजिए किसी गतिशील वस्तु के गति के दिशा के किसी गतिशील वस्तु के गति के दिशा के लंबवत यदि हम कोई बल न लगा करके किसी अन्य दिशा में लगाते हैं तो ऐसी स्थिति में वस्तु की जो चाल है वह तो बदल ही जाती है, साथ साथ उसकी दिशा भी लगातार बदलती रहती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु के गति के लंबवत दिशा में कोई बल न लगा करके किसी अन्य दिशा में अगर हम कोई बल आरोपित करते हैं या लगाते हैं तो इस स्थिति में वस्तु का चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी निरंतर बदलती रहती है। तो यह पांचवा प्रभाव है, इसे हम लिख लेते हैं। तो ये 5 बल के प्रभाव हैं जो याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला है, जब किसी स्थिर वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु क्या हो जाता है, गतिमान हो जाता है। दूसरा है, जब किसी गतिमान वस्तु पर उसके गति के दिशा में ही अगर हम कोई बल लगाते हैं तो वस्तु की जो चाल है वह लगातार बढ़ती जाती है। तीसरा, यदि किसी वस्तु के गति के विपरीत दिशा में हम अगर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु की चाल घटती जाती है, और एक निश्चित समय तक अगर उस पर हम बल लगाए ही रहें तो वस्तु क्या होता है, विरामावस्था में आ जाता है। और चौथा है, यदि किसी वस्तु के गति के दिशा के लंबवत दिशा में अगर हम कोई बल उस पर लगाते हैं तो इस अवस्था में वस्तु का जो चाल है वह अपरिवर्तित रहता है, यानी समय के साथ नहीं बदलता है, किंतु उसकी दिशा जो है वह लगातार बदलती जाती है। और पांचवा मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको याद रखना है कि यदि किसी वस्तु के गति के दिशा के लंबवत दिशा में कोई बल न लगा करके इसके अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में अगर हम कोई बल लगाते हैं तो इस स्थिति में वस्तु का चाल के साथ साथ उसकी दिशा भी निरंतर बदलती जाती है। तो ये पांचों प्रभाव आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे जिसमें हम लोग बलों के बारे में यानी बलों के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।